नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है उसके बीच अब फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन के बंकर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इससे स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल है। तो वहीं खार्किव में रह रही कुछ छात्राएं रात में बंकर में थीं, तभी यूक्रेन में वहां पर नशे में धुत होकर एक शख्स आया जिसने हंगामा करना शुरू कर दिया। डर के मारे छात्राएं वापस हॉस्टल में ही आ गई। इनमें भोपाल की भी एक छात्र शामिल है। छात्रा ने बताया है कि धमाकों से डर लग रहा है, सरकार जल्द उन्हें वापस वतन ले जाए। खार्किव में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही भोपाल की छात्रा शिवानी ने बताया है कि वो और उसकी साथी बंकर में रात गुजार रही थी कि तभी वहां पर शराबी पहुंच गया और हंगामा करने लगा। इसके बाद सभी वापस हॉस्टल में आ गए। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ये भी डर लग रहा है क्योंकि रास्ते और रूसी सेना हमले कर रहे हैं। और शिवानी ने यह भी बताया है कि हम लोग काफी डरे हुए हैं। खाने की चीजों की जहां तक बात की जाए तो उनकी भी शॉर्टेज होने लगी है। यूक्रेन से वापसी करने के लिए भारतीय छात्र स्लोवाकिया की रिपब्लिक पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने टेंट में ठहराया गया है उन्हें। और यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे हुए इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का रेस्क्यू जल्द ही शुरू होगा। यहां पर फंसे स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रेन से रोमानिया और हंगरी ले जाया जाएगा, जहां से एयर इंडिया की फ्लाइट से अगले कुछ दिनों में इन स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। इसके लिए ग्रुप बनाकर बंकर और फ्लैट में रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स को मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है। इसकी पुष्टि कीव में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही भोपाल के ही एक स्टूडेंट ने की। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मेडिकल स्टूडेंट्स पर मीडिया से बात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंस गए भारतीयों की वजह से पैदा हुए संकट पर अब देश में राजनीति शुरू हो गई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे भारत सरकार की राजनयिक और कूटनीतिक चूक बताया। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया है कि भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान को भी अपर्याप्त कहा गया। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बात यह है कि सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरी बात यह कि आपने अभी अभी एयर इंडिया बेचा है। यूक्रेन में एयर इंडिया की फ्लाइट जाती रही। तनावपूर्ण स्थिति के दौरान उसने भारत आने का किराया 24,000 से बढ़ाकर 60,000 से 78,000 तक पहुंचा दिया था। उसमें भी वोटिंग चल रहा था। अगर उस समय भी इस रेट को कंट्रोल करते तो बच्चे आ गए होते। वहां मध्यम वर्ग के लोग ही हैं और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना बहुत महंगा है, वहां सस्ता पड़ता है, इसीलिए वहां गए हैं। अब टिकट सस्ता होता और टिकट की सामान्य कीमत बनी रहती तो अधिकांश बच्चे वापस आ जाते। ऐसा नहीं हुआ और बच्चों के निकालने में देरी की वजह से जोड़े गए सवालों पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साफ शब्दों में कह दिया कि यह राजनयिक और कूटनीतिक चूक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि अभी भारत सरकार वहां एक ही फ्लाइट भेज रही है, उसमें एक बार में 240 बच्चे ही आ सकते हैं। अगर फ्लाइट के फेरे बढ़ा दिए जाएं तो तेजी के साथ बच्चों को वापस लिया जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार से हमने भी अपील की है, इस अपील पर कितना अमल होता है ये देखने की बात होगी। और इसी बीच ग्वालियर में जैन मुनि द्वारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी के बाद से अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। सिंधिया समर्थक मामले में अभी तक खामोश ही रहे हैं और सोमवार को सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एक बयान दिया। उन्होंने सधे हुए अंदाज में ये कहा है कि संत है, आशीर्वाद दे सकते हैं। जैन मुनि ने महाराज को भी आशीर्वाद दिया था, इससे ज्यादा क्या कहूं। सोमवार को इमरती देवी ने ग्वालियर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान ये तमाम बातें कही। हाल ही में जैन समाज के पंचकल्याण गजराज महोत्सव में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैन मुनि विहर्ष सागर महाराज ने भविष्य का सीएम बताया है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि हो सकता है कि आगे सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन जाएं। उन्होंने इसके पीछे के आधार भी बताए। जैन मुनि का यह कहना था कि ये उन्होंने अपने गणित और चर्चा के आधार पर कहा है, ऐसा उनके पास पब्लिक से फीडबैक है। इसके बाद ग्वालियर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक राजनीतिक बहस छिड़ गई है। तो वहीं सिंधिया समर्थक और आलोचक एक बार फिर से सक्रिय हो गए और इस मामले को लेकर एक भी सिंधिया समर्थक ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। जिससे भी सवाल किया गया उसने चुप्पी साध ली। इमरती देवी का कहना है कि जैन मुनि संत हैं और संत अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। संत ने महाराज को भी आशीर्वाद दिया और अब उससे फर्क क्या पड़ गया।
इससे ज्यादा संत के आशीर्वाद पर कुछ नहीं कह सकती। इमरती ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान की साल 2023 में हम सरकार बना रहे हैं वाले बयान पर भी पलटवार कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि वो सपना देखने वाले नेता हैं। कल हम ही सपना देख लें कि प्रधानमंत्री बन गए हैं तो क्या बन जाएंगे, इसीलिए कमलनाथ सपना ही देखते रह जाएंगे। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का एक ऐलान किया था, जिसके बाद से मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इसे भुनाने में लग गई है, तो वहीं कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई है और अब कांग्रेस 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए संकल्प पारित करेगी। इस तरह कांग्रेस बड़े वोट बैंक को साधने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। उनका यह कहना है कि उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लेकर विधानसभा में प्रश्न भी लगाया है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सदन में चर्चा की जाएगी और कांग्रेस इसके लिए संकल्प भी पारित कराएगी। इसके बाद सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देने के लिए मजबूर हो जाएगी। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का यह कहना है कि ये काम वही सीएम कर सकता है जो वोट की राजनीति से उठकर काम करेगा। कर्मचारियों के लाखों परिवार पीड़ित हैं और वो पेंशन की मांग कर रहे हैं। इस मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बाजी मारी है और कांग्रेस के 50 से भी ज्यादा विधायकों ने विधानसभा में प्रश्न लगाया है। आपको बताते चलें कि कर्मचारी संगठन शिवराज सरकार के बजट का इंतजार कर रही है और ऐसे में कर्मचारी सरकार का रुख देखना चाहते हैं, जो कि इस विधानसभा सत्र में साफ हो सकता है। इसका आकलन किया जाएगा और इसके बाद आंदोलन की रणनीति बनाकर प्रदेश व्यापी आंदोलन भी शुरू किया जा सकेगा। बताते चलें आपको कि मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संघ 13 मार्च को भोपाल में आंदोलन करेगा। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार को दिन भर राजस्व न्यायालय में वकीलों ने कोई काम नहीं किया। काम बंद करके वकील सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए, तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ इन वकीलों में काफी गुस्सा भी नजर आया। सभी ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला, तो वहीं सभी वकीलों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस विरोध प्रदर्शन और काम बंद किए जाने के बारे में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आशीष सोनी ने बताया है कि कुछ दिन पहले रायगढ़ के राजस्व न्यायालय में तहसीलदार और वकीलों के बीच हुई मारपीट की वजह से हम अधिवक्ताओं का समर्थन कर रहे हैं। राजस्व न्यायालय में कई तरह के भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, जिसकी वजह से वहां आम लोगों को भी दिक्कत आती है। आशीष सोनी ने आगे ये कहा है कि इन तमाम मामलों की जानकारी राज्यपाल को दे दी गई है। साथ ही एफिडेविट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग भी की गई है। राज्यपाल से तहसील कार्यालय और राजस्व अदालतों में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितता को दूर करने की मांग भी की गई। करीब 2 हफ्ते पहले ही रायगढ़ तहसील कार्यालय में जमीन नामांतरण कराने को लेकर वकीलों और कर्मचारियों के बीच विवाद भी छिड़ा था। इसके बाद ही आक्रोश में आकर वकीलों ने 2 नायब तहसीलदार और को पीट दिया और इसके साथ ही बाद में प्रशासनिक कर्मचारियों ने भी मारपीट की। इस मामले में कुछ वकीलों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रदेश भर में नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने इस मामले में हड़ताल की थी। प्रेमिका के घर ही लाखों की चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चलें आपको कि पुलिस ने इस आरोपी प्रेमी के कब्जे से लाखों का सामान जब्त किया है, तो वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल ये पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां पर थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने बताया है कि गदा चौक के पीछे रहने वाली नीका गोयल अपने दोस्त शारदा खान के साथ कुछ समय पहले ही अजमेर शरीफ गई हुई थी। उनके साथ शारदा ने प्रेमी कुर्बान अली भी गया था उनके साथ, और कुर्बान के रास्ते पे आपको बता दें कि नागपुर पहुंचते ही तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और वापस भिलाई लौट आया। इसी दौरान 24 फरवरी को नीका की बहन ने उसे फोन करके बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है।
नीका ने अपनी बहन के माध्यम से सुपेला थाने में चोरी की सूचना दी और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच कर नीका के वापस आने पर चोरी का मामला दर्ज किया। नीका ने यह बताया है कि उसकी सहेली शारदा खान ने अपने सोने चांदी के जेवर अजमेर शरीफ जाने के पहले उसके घर पर रख दिए थे। उसने सारा सामान अलमारी में रखा था और ये बात कुर्बान अली को पता थी। पुलिस ने जांच के दौरान कुर्बान से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने चोरी की घटना को स्वीकार किया और ऐसे में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सोने की जेंट्स अंगूठी, 2 नग सोने का और छोटा सा लॉकेट, 1 नग सोने की पत्ती और 1 नग सोने का बड़ा लॉकेट जैसे तमाम गहने बरामद किए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इसके बाद से ही पुलिस सक्रिय नजर आई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कुर्बान अली चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद मदद के बहाने पुलिस की गतिविधियों पर नजर भी रख रहा था। जांच में सामने आया है कि पुलिस को कुर्बान अली की हरकतों पर संदेह हुआ और इससे पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये भी बताया कि इस बात की जानकारी थी कि शारदा ने अपना सारा सामान नीका गोयल के घर में रखवाया है। मकान बंद होने की वजह से चोरी करना आसान था और उसने लौटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सारा सामान छुपाकर रख दिया गया था। खबर करेंगे, अब रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। तो आपको बता दें, रीवा से खबर सामने आ रही है, जहां रीवा जिले के लौर थाना अंतर्गत भुआरी ब्रिज वेयर हाउस के पास 11 लाख के लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सूत्रों की माने तो वारदात वाली शाम को सराफा कारोबारी पर प्राणघातक हमला कर 200 ग्राम सोना, 6 किलो चांदी और 50,000 कैश लूट लिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि लूट का पूरा माल दबाने और संरक्षण देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तो वहीं 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश दे रही थी। फिलहाल आरोपियों के कब्जे से 2,20,000 रुपए के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। साथ ही बिना नंबर की एक पल्सर बाइक और फरियादी के मारने के प्रयुक्त लोहे के पाइप और 17 नग नशीले कफ सिरप मिले हैं। दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस ने वारदात वाली गली में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने में उन्हें मदद मिली। थाना प्रभारी निरीक्षक केपी त्रिपाठी का यह कहना है कि 22 फरवरी को एक सराफा व्यापारी नंदलाल सोनी रोजाना की तरह अपने घर लौट रहे थे बाजार से, लेकिन इसी दौरान दुकान बंद करने के दौरान ही उनके जेवरात और नकदी रुपए लेकर कुछ बदमाश भाग निकले। बताते चलें आपको कि शाम करीब 6:45 का पूरा मामला है, जहां पर बुआरी ओवर ब्रिज के नीचे अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो बाइक समेत गिर गए। काफी मारपीट के बाद बदमाशों ने सोने चांदी और नकदी रुपए से भरा एक बैग छीन लिया, जिसमें व्यापारी के करीब 11 लाख रुपए के कीमती जेवरात और नकदी मौजूद थी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आईपीसी की धारा 394 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी। तो वहीं गरियाबंद जिले में सोमवार की शाम एक तेंदुए का शव मिला है, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप है। इस बार आपको बता दें कि ग्रामीणों की पहली नजर पड़ी तो उन्होंने ये मामले की सूचना दी और आपको ये भी बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ सुस्ताता हुआ नजर आया, लेकिन सब सहम गए और जब काफी देर तक शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी तो लगा कि उसकी मौत हो गई है। खबर पाते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पता लगाया जा रहा है कि आखिर तेंदुए की मौत हुई कैसे। ये पूरा मामला आपको बता दें एक गांव का है, जहां पर 4 किलोमीटर की दूर भिलई गांव का यह पूरा मामला है। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अफसरों ने बताया है कि तेंदुए की उम्र 5 से 6 साल के बीच है। अंदाजे के मुताबिक इसकी मौत 24 घंटे पहले ही हो चुकी थी। वन विभाग के एसडीओ मनोज चंद्राकर ने बताया है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने पीने में गड़बड़ी की वजह से इसकी मौत हो गई है। तो वहीं 3 सदस्यीय चिकित्सकों के दल से पोस्टमार्टम कराया जाना है और रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट किया जा सकेगा। बताया यह जा रहा है कि पिछले 2 हफ्ते से यही तेंदुआ पाथर मोहदा और भिलई इलाके में दिख रहा था और इसी तेंदुए की वजह से काफी दहशत का माहौल भी बना रहा। गांव के करीब 150 से अधिक परिवार जंगली इलाके में रहते हैं और इसी के साथ ही अंधेरा होने के बाद लोगों के घरों में कैद होने की खबरें भी सामने आती हैं। खबर यह भी है कि इसके अलावा 1-2 और तेंदुए हैं जो इस इलाके में एक्टिव हैं, जो अक्सर ही खाने की तलाश में इंसानी बस्ती के पास जाते हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर तेंदुए की है और बताया ये जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए का शव ग्रामीणों को मिला है। हालांकि मौत किस कारण की वजह से हुई उसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि सूचना पाते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां पर जांच भी की जा रही है कि आखिर तेंदुए की मौत हुई कैसे। इसके साथ ही कहना यह भी है ग्रामीणों का कि इसके अलावा 1-2 तेंदुए और भी हैं वहां पर जो सक्रिय हैं, जिसकी वजह से दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। और महाशिवरात्रि के दिन छत्तीसगढ़ की काशी खरौद नगरी में लक्ष्मणेश्वर मंदिर के सामने शिव भक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग यहां शिव भगवान के दर्शन करने आते हैं। साथ ही साथ श्रद्धालु यहां कोसों दूर श्रीफल के साथ अपनी मनोकामना लेकर जमीन पर लोट मारते हुए भगवान लक्ष्मणेश्वर मंदिर में शिव भगवान जी के दर्शन करने आते हैं। उनका मानना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर यहां जल चढ़ाने आते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आपको बताते चलें कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा होती है, तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की काशी खरौंद में। दरअसल एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जिसके सामने भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग दूर से यहाँ पर आकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। दूध और दही से शिवलिंग पर अभिषेक किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के दिन छत्तीसगढ़ की काशी खरौद लक्ष्मणेश्वर मंदिर में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। किस प्रकार से भक्त यहाँ कोसों दूर से श्रीफल के साथ लोट मारते हुए यहाँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भगवान शिवनाथ के दर्शन करने आते हैं। हम आपको आज यहाँ से रूबरू कराते हैं किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस प्रकार से भक्तों का यहाँ आज महाशिवरात्रि के दिन तांता लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कितनी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग यहाँ पर घंटों से आकर खड़े हुए हैं भगवान शिवनाथ के दर्शन करने हुए। यहाँ पर भक्त जो आए हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ जो छत्तीसगढ़ की काशी में क्या मनोकामना लेकर आए हैं, कितने समय से यहाँ पर ये लाइन लगाकर खड़े हैं उनके दर्शन करने से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश उपाध्याय है। कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी शहडोल से आया हूँ। एमपी शहडोल से आए हो आप? कितना समय होगा आप यहाँ पर भगवान शिवनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ खड़े? यहाँ का जो सिस्टम है लाइन से, तो उसका हम पालन कर रहे हैं। आधा घंटा हुआ हमें अभी यहाँ तक, आधा पहुँच गए हैं, करीब है भोले बाबा का दर्शन। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? आपकी क्या श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ की? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका कल्याण करे भगवान, सबके पीछे हमारा भी कल्याण करे। कितने वर्ष हो गए आप यहाँ पर? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है जो छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। अभी मैं वहाँ दर्शन किया, क्या बोलते हैं, सूर्य नारायण में फर्स्ट चांस आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग अच्छे हैं सब, कोई पंडा पुजारी लूट खसोट नहीं है यहाँ। जो अपने से चढ़ाना बढ़ाना, जिसको जहाँ दर्शन करना हो, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आप पूरे फैमिली के साथ आए हैं? मैं हूँ, मेरा भांजा है छोटू, ये है। अच्छा, आप और भांजा आए हैं? फर्स्ट चांस आए हैं, नेक्स्ट टाइम में फैमिली साइट लेके आए। अच्छा, तो क्या मनोकामना थी आपके यहाँ आने का? क्या मनसा थी? कब से आप कोशिश कर रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में आने का? नाम सुना था यहाँ का, तो ये था कि एक बार भोले बाबा बुलाए अपने दरबार में, तो आज जी जैसे श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ एमपी से जो यहाँ दर्शन करने आए जो छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में, यहाँ के अंदर यहाँ भक्तों को देख सकते हैं किस प्रकार से तांता लगा हुआ है। क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ इनकी महिमा है? यहाँ के जो महादेव शिवलिंग महाराज है, यहाँ के महाराज जी से हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ यहाँ प्रसिद्धि है जो कोसों दूर से यहाँ पर भक्तजन इतने भारी मात्रा में दर्शन करने आते हैं? महाराज जी बताएंगे यहाँ जो शिवलिंग है। श्री लक्ष्मणेश्वर महादेव को छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जाना जाता है। पूरे देश भर के लोग महाशिवरात्रि, श्रावण जैसे प्रमुख पर्वों पर यहाँ आस्थावान होकर के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के अनुज श्री लक्ष्मण जी ने करी थी, इसीलिए उनके नाम पर इस शिवलिंग का नाम लक्ष्मणेश्वर रखा गया है। ऐसी भी मान्यता है कि इस शिवलिंग को एकल शिवलिंग न मान करके लाख शिवलिंगों के समूह के रूप में पूजा जाता है। हाँ, पूरे विश्व भर में जो लाख चावल कहीं नहीं चढ़ता, वो यहाँ चढ़ता है, जिससे कि 1.25 लाख शिवलिंगों के एक साथ एक ही मुहूर्त में एक स्थान पर पूजा संपन्न हो सके, उसका अक्षय पुण्य प्राप्त हो सके।
महाराज जी बताएंगे वहीं कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ की काशी है, जो खरौद नगरी, यहाँ केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि देश विदेश से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। क्या कुछ ऐसी महिमा है, क्या कुछ यहाँ जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा जो उनकी मनोकामना किस प्रकार से पूरी होती है, जो इतना दूर से यहाँ लोग चलकर श्रद्धा करने आते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। इसकी मान्यता सबसे बड़ी यही है कि वनवास काल में जब सीता जी का हरण हुआ था, तब लक्ष्मण जी ने सीता जी के हरण में अपने आप को दोषी माना और रामचंद्र जी के आज्ञा के उल्लंघन और सीता जी के हरण के लिए खुद को दोषी मानकर प्रायश्चित रूप में शिवलिंग की स्थापना करी थी, जिसके वजह से उसकी शिवलिंग की स्थापना के पश्चात उन्होंने प्रार्थना करी कि माता सीता जो खो गई हैं वह हमें शीघ्र मिल जाए। और जब उनकी लंका में सकुशल होने की समाचार मिली, तब उन्होंने माता सीता जी को वहां से लंकाधिपति रावण के साथ युद्ध करके सकुशल वापस लाया। इसी सफलता को ध्यान में रख करके श्रद्धालु जन भी अपनी जो भी मनोकामना होती है उस मनोकामना के लिए यहाँ पर लाख चावल का बदना बदते हैं, मनौती बदते हैं, यहाँ पर संकल्प लेते हैं और उनका संकल्प जब पूरा हो जाता है तब वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और श्रद्धा से लाख चावल चढ़ाते हैं। जो छत्तीसगढ़ की काशी है, यहाँ पर भक्तों का जिस प्रकार से तांता लगा है, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद है। इनकी सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ व्यवस्था की है, आइए इनसे बात करना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाए है। सर बताएंगे यहाँ जो छत्तीसगढ़ की काशी खरौद मंदिर है, यहाँ पर किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था? पुलिस विभाग का चुस्त व्यवस्था लगाई गई है। आने जाने वाले को किसी तरह की परेशानी भी नहीं हो रही है और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किए गए हैं। जी सर बताएंगे लगभग कितने पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर लगाए गए हैं और पेट्रोल पार्टी किस प्रकार से यहाँ पर तैनात है? नगर के आसपास में पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाए गए हैं जो चारों तरफ पे करके आने जाने वालों को निगरानी में रखे हैं। अभी किसी प्रकार की तो कोई ऐसे बात नहीं है? नहीं, शांतिपूर्ण चल रहा है। जिस प्रकार से बताया कि पुलिस पार्टी जो काफी अच्छा माध्यम लगा है, जो व्यवस्था है लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ की काशी में एक अद्भुत यहाँ पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक मॉडल बनाया गया है, जहाँ शिव शंकर भगवान जी के जितने भी महिमा रूप हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ के जो प्रबंधक उनसे बात करना चाहेंगे किस उद्देश्य को लेकर यह मॉडल बनाए गए हैं, क्या उनकी यहाँ पर महिमा है, यहाँ से बात करना चाहेंगे। बताएंगे जो विश्वविद्यालय में जो शिव भगवान के जो मॉडल तैयार किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है? ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी है, शिवरात्रि का पर्व हम पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। तो महाशिवरात्रि वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का जन्मदिन है। तो महाशिवरात्रि रात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो वो कौन सा समय होता है? वो कलयुगी रूपी रात्रि। इसका जो है ये उदाहरण है कि कलयुगी रूपी रात्रि में परमात्मा अवतरित होते हैं और मनुष्य आत्माओं के अंदर जो दुख, अशांति है, भय है, चिंता है, वो सबको नष्ट करते, दूर करते हैं। इसीलिए इस शिवरात्रि में शिव जी के ऊपर जितने भी कड़वे फूल हैं, अक धतूरा कनेर है ना, वो चढ़ाया जाता है। तो वास्तव में जो अक धतूरा कनेर माना जितने कड़वे फूल चढ़ाया जाता है वो विकारों का, बुराइयों का प्रतीक है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि अपने अंदर जो विकार है, बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों की जो बुराइयां हैं उसे हमें परमात्मा शिव पर अर्पित करना है। तो जब हम अपने अंदर की बुराइयों को, है ना, कड़वे फूल को, अग जैसे जो कड़वा हमारे विकार है, बुराइयां हैं, उसको हम जब शिव पर अर्पित करते हैं तो परमात्मा उसके बदले में हमारे जीवन में सुख, शांति, पवित्रता का वरदान देते हैं। जो मॉडल तैयार किए हो, ये मॉडल जो भक्त जन आ रहे हैं दर्शन करने, श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या उनके द्वारा प्रतिक्रिया मिल रही है, किस प्रकार से यहाँ लोग इसे पसंद कर रहे हैं और क्या उनको यहाँ पर उद्देश्य मिल रहा है, किस प्रकार से? जी, ये परमात्मा शिव का संदेश दिया जा रहा है इसके माध्यम से कि हम सबके, सारे विश्व का पिता एक है। जैसे इस घर में एक सदस्य मुखिया होता है, वैसे ही परमात्मा इस सारे जगत का पिता है, इसीलिए उनको हम कहते हैं परम पिता परमात्मा। तो परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और वो 86 वर्षों से 1936 से यहाँ अवतरित हुए हैं भारतवर्ष में। और परमात्मा का संदेश देने के लिए हम जन जन को संदेश दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हर एक आत्मा का उस परमात्मा पिता से कनेक्शन जुड़ जाए, हर एक के जीवन में सुख शांति आ जाए, है ना, हर मनुष्य के अंदर के जो भय, दुख, अशांति है वो समाप्त हो जाए। तो देखा आपने छत्तीसगढ़ के काशी को, जहां पर भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त और श्रद्धालु लंबी कतारों में लगे हैं। तो वहीं लक्ष्मणेश्वर महाकाल का जो मंदिर है, जो शिव भगवान का मंदिर है, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, वहां पर अपनी मनोकामना लेकर भक्त पहुंच रहे हैं और यही मनोकामना कर रहे हैं कि इस साल उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे।
इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे